हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अनुष्ठान क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है और उस नियम को कहते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का नियम। लॉरेंस कोहलबर्ग के नियम को नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलबर्ग ने किया था। ठीक है। अब कोहलबर्ग के अनुसार था क्या? आइए हम आगे की ओर देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। अब सबसे पहले बात करते हैं नैतिकता कि नैतिकता है क्या। तो अगर नैतिकता की बात करें तो नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है। और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और नैतिकता को जानता है। कोहलबर्ग का मानना है कि जो बच्चा है वो नैतिकता का गुण कहाँ से सीखता है? समाज से सीखता है। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं से उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास क्या था कि बालक बालिकाओं के नैतिक विकास को समझने से पूर्व बालकों की चिंतन व निर्णय क्षमता को समझना अति आवश्यक है। यानी अगर हमने नैतिक विकास समझना है बच्चों में तो सबसे पहले उनके चिंतन व निर्णय की क्षमता को समझना पड़ेगा। ठीक है। जैसे एक उदाहरण मान लें कि एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग की दुर्घटना हो जाती है किसी कार से। तो अब विचार क्या आएगा? अब जो हाँ आसपास लोग रहेंगे उनके विचार क्या आएगा कि लात घूंसों से पहले उस कार वाले को लगाऊं, या दूसरा विचार आ सकता है कि बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाऊं। तो यहाँ पे दो अलग चीज़ें हैं। एक मन कह रहा है कि पहले कार वाले को लात घूंसे से मारूं, और दूसरा विचार कह रहा है कि बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाऊं। तो ये आपका जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। एक काम बहुत अच्छा है कि पहले तो बुजुर्ग को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। दूसरा काम है कि अनैतिक वाला काम कि सबसे पहले उसे लात घूंसे लगाऊं जिसने बुजुर्ग को टक्कर मारा है। ठीक है। तो आगे की ओर समझते हैं कि आगे लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है। लॉरेंस कोहलबर्ग क्या करते थे? बच्चों के सामने जाते थे, क्लास में जाते थे और बच्चों को एक लघु कथा सुनाते थे और उसके आधार पर प्रश्न पूछते थे। जैसे उसमें से एक लघु कथा आपको मैं सुना रहा हूँ। ठीक है। क्या कह रहा है कि यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वह दवाई एक तरीके का रेडियम था। वह दवाई किस तरीके का था? रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी। दवाई बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। अब देखिए, उस औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सभी के पास गया जिसे वह जानता था, लेकिन उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से कम थे। उसने दवाई वाले से क्या कहा कि मेरी पत्नी मरने वाली है, वह इस दवाई को सस्ते में दे दे, वह उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो दवाई वाले ने जब मना किया तो मैंने यह दवाई खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर मौका पाते ही उसकी दुकान से तोड़कर वह दवाई अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। अब इसके आधार पर वो क्या करता था? लॉरेंस बर्ग बच्चों से क्वेश्चन पूछता था कि क्या हिंज को पत्नी के लिए दवा चुराना सही काम था या हिंज को कोई अलग नियम अपनाना था। ठीक है। आगे की ओर चलें। इसी कहानी के आधार पर
कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया। नैतिक दुविधा क्या कहा? सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा कहते हैं। यानी नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत के बारे में फैसला लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहेंगे? नैतिक दुविधा कहेंगे। कि ये अगर हम कर दें तो क्या ये काम सही माना जाएगा? अगर मान लीजिए कोई गलत काम हो गया तो क्या ये गलत होगा? जैसे कि हिंज अगर चोरी करेगा तो अगर हिंज चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, लेकिन अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी बीवी क्या होगी? मर जाएगी। तो ये एक नैतिक दुविधा का प्रश्न बना। यहाँ पे वो दुविधा में है कि मैं दवा चुराऊँ या ना चुराऊँ। आगे की ओर चलें। नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा क्या है? सही और गलत में से किसी एक का चुनाव करना। तर्कणा क्या है? तर्कणा ये है कि हिंज क्या चोरी करेगा तो चोरी करना एक गलत काम है, ठीक है। तो नैतिक तर्कणा में क्या होगा? एक चुनाव किया जाता है, चाहे सही चीज़ का चुनाव करो या गलत चीज़ का चुनाव करो। तो हिंज ने क्या किया? हिंज ने चोरी को चुना था। तो हिंज की नैतिक तर्कणा क्या थी? हिंज ने क्या चुना था? चोरी को चुना था। यानी नैतिक तर्कणा में उसने गलत चीज़ को अपनाया था, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसी के आधार पर लॉरेंस वर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्राथमिक सिद्धांत दिए। उन 3 स्तरों में उन्होंने 6 अवस्थाएं बताई हैं। उन 3 स्तरों के 6 अवस्थाएं बताई हैं, यानी प्रत्येक स्तर में 2 अलग अलग अवस्थाएं होंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नैतिक विकास का पहला स्तर है पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, पूर्व पारंपरिक चरण, जिसकी एज होती है 4 से 10 वर्ष। दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, पारंपरिक चरण, जिसे कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। कौन सा स्टेज बोलते हैं? कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। तीसरे स्तर की बात करें, तीसरा स्तर है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर पारंपरिक चरण, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 वर्ष से ऊपर स्टार्ट होता है। और स्तर 2 की बात करें, नैतिक विकास के स्तर 2 की बात करें तो 10 से 13 वर्ष में स्टार्ट होता है, ठीक है। आइए अब इसके बारे में डिटेल से क्या करें? अध्ययन करें। अगर हम पहले स्तर की बात करें तो पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है पाक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, पूर्व पारंपरिक चरण, ठीक है। अब इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है, यानी कि बच्चे को सही गलत के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है, यानी नैतिक तर्कणा हम जो कहेंगे दूसरे लोग जो करेंगे उसी को देखकर हम अपनी नैतिक तर्कणा को करेंगे, ठीक है। इस पाक रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को प्री कन्वेंशनल स्तर भी कहा जाता है, या इस स्तर को पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं, जिसमें निर्णय का जो आधार होता है वो आधार होता है बाह्य वातावरण की घटनाएं, ठीक है। अब इस अवस्थाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था क्या है? पहली चरण है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, ठीक है, या इसे आज्ञा व दंड की अवस्था भी बोला जाता है। अब इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इसमें जो बच्चे की नैतिकता होगी वो किस पर होगी? सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होगी। अब इसमें क्या होता है? जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो ये किस चरण की बात किया जा रहा है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता की बात की। यानी अगर हम देखें कि अगर 2 भाई हैं तो एक भाई को अगर पिटते देखता है दूसरा भाई, तो दूसरा भाई भी क्या करता है? अपने आप ही पढ़ने बैठता है। तो यानी उसकी नैतिक तर्कणा किधर की ओर जा रही है? दंड एवं आज्ञा पालन पर आधारित है, ठीक है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण को साधना आत्मक सापेक्षता या उन्मुखता कहते हैं, या इसे नैतिक दुविधा की आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक दुविधा की आयु।
इस चरण में क्या होता है, इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी उसी के साथ व्यवहार करेगा। जैसे उदाहरण देखें, जैसे कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी क्या की, उसकी पेंसिल को तोड़ दी। तो इस चरण को कहते हैं साधना आत्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, अथवा इसी को कहते हैं नैतिक दुविधा की आयु। इसे क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा की आयु कहते हैं, या इसी अवस्था को अहंकार की अवस्था कहते हैं। यानी साधना आत्मक सापेक्षता को ही अहंकार की अवस्था कहते हैं, या इसे अदला बदली का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण क्या होगा, आप मेरे लिए यह कर दीजिए, मैं आपके लिए यह कर दूंगा। ठीक है, आगे की ओर चलें। आगे की ओर देखें स्तर नंबर 2, जिसे हम क्या कहेंगे, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पारंपरिक चरण। और इसकी जो एज होती है 10 से 13 वर्ष होती है। यानी इस अवस्था का जो आयु काल होता है वो 10 से 13 वर्ष के बीच होता है। इसे हम कन्वेंशनल स्तर भी बोलते हैं। अब इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में बच्चे दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेते हैं। यानी दूसरे लोगों के जो मानक होते हैं, नैतिकता का जो गुण होता है उसको समावेश कर लेता है और उसी के हिसाब से सही और गलत का क्या करता है, निर्णय करता है। ठीक है, यानी इस स्तर में बालकों के जो चिंतन और निर्णय का आधार होगा वो सामाजिक घटनाओं को माना जाएगा। ठीक है, यानी नैतिक मूल्य अच्छे या बुरे कार्यों को करने में क्या होते हैं, निहित होते हैं। तो इस अवस्थाओं को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहली अवस्था है अच्छा लड़का या लड़की बनने की उन्मुखता, या इसी चरण को बोला जाता है प्रशंसा प्राप्ति की अवस्था, या इसी चरण को बोला जाता है अंतः वैयक्तिक संबंध अवस्था। इसी चरण को, इस अवस्था में बच्चे अच्छा बनने की क्या करते हैं, बच्चे जो हैं अच्छा बनने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और दूसरे को दिखाते हैं कि हम क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है, जैसे कि यह कार्य मैंने किया है, आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरे चरण को कहेंगे कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। इसी चरण को कहेंगे अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसी दूसरे चरण को अधिकार संरक्षण अभिमुखता कहेंगे। जैसे आपने जो किया है वह बहुत अच्छा किया है, यानी बालक सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों तथा दायित्वों की भावनाओं से क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। यानी इसमें बच्चा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने की भावनाओं को विकसित करता है। जैसे कि रेड लाइट पार करते हुए उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ये किस चरण में आता है, ये कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे की ओर चलें। आगे की ओर हम देखेंगे स्तर 3, यानी नैतिक विकास का तीसरा स्तर क्या है। नैतिक विकास के तीसरे स्तर को उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या उत्तर पारंपरिक चरण कहते हैं। अब इस चरण में क्या होता है, इस चरण में निर्णय खुद ही लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए क्या सही है और क्या गलत है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता में बच्चे जो होते हैं वो खुद ही निर्णय लेते हैं और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता को ही पोस्ट कन्वेंशनल स्तर बोलते हैं, जो कि 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी इस स्तर में बालकों के चिंतन व जो निर्णय का आधार होता है वह स्वयं का विवेक होता है। इसमें स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा व अनुसरण की भावना से ओतप्रोत होता है वह बच्चा। तो इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला चरण है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को क्या करना चाहिए, ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उस नियम को क्या करना चाहिए, उस नियम को वह उसे तोड़ देना चाहिए। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। ठीक है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, इस सिद्धांत में जो किशोर होते हैं वो दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसमें किशोर दूसरों के फ़ायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाते हैं। ठीक है,
तो इसे क्या कहेंगे? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता भी कहेंगे। इसे विवेक की अवस्था भी कहेंगे। यानी आप मुझे न समझाएं कि मुझे क्या करना है, मैं सब जानता हूँ। ठीक है, आगे की ओर चलें। आगे की ओर हम देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांतों की मुख्य आलोचनाएं कौन कौन सी हैं। अब मुख्य आलोचना भी इनके नियम पर आलोचना भी की गई। जो भी नियम बनाए जाते हैं उस पर आलोचना कुछ ना कुछ आलोचना की जाती है। जैसे लॉरेंस वल्कर नैतिक विकास सिद्धांत क्या था? केवल पुरुषों के प्रति पक्षपाती था। यह नियम केवल पुरुषों के लिए था, महिलाओं पर यह लागू नहीं होता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, महिलाएं भी पुरुष के समान ही होती हैं। ठीक है, यानी पुरुषों और महिलाओं की नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति अलग अलग होती है। जहाँ पुरुष नियमों और न्याय के संदर्भ में सोचते हैं, पुरुष क्या सोचते हैं? नियम और न्याय के संबंध में सोचते हैं। जबकि महिलाएं देखभाल और रिश्तों पर अधिक बल देती हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो महिलाएं ही नहीं होती जो बल्कि पुरुषों से अलग होती हैं। उनका कार्यप्रणाली न्याय की नैतिकता के अलावा देखभाल की नैतिकता पर भी आधारित होती है। यानी वो पुरुषों की तरह नियमों और न्याय पर ही संदर्भित नहीं होती, बल्कि वो नियमों और न्याय के साथ साथ वो किस पर संदर्भित होती हैं? वो संदर्भित होती हैं नैतिकता पर भी आधारित होती हैं, यानी देखभाल की प्रणाली पर भी आधारित होती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबा के इस नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास बहुत अच्छे वीडियो सीटेट के बहुत अच्छे नोट्स आपके पास पहुंच सके आसानी से। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर क्या किया जाता है? विराम दिया जाता है।